सो हेलो फ्रेंड्स, आई विश कि यू ऑल आर गुड एंड फिट एंड फाइन। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है रेप्लिकेशन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो आज हम टॉपिक करेंगे इसके इनिशिएशन फेज। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे इलोंगेशन फेज। ओके, उसके बाद हम करेंगे टर्मिनेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है इनिशिएशन फेज। अब जो यूकैरियोटिक का डीएनए रेप्लिकेशन है ना, या फिर हम बोले कि डीएनए जो रेप्लिकेट करता है, ठीक है, वो कौन से फेज में करेगा? वो करेगा एस फेज में। ओके, तो डिफरेंट 4 डिफरेंट फेजेस हैं सेल साइकिल के। एक G1 फेज है, एस फेज है, G2 फेज है और G0 फेज है। ओके, तो जो डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए में अपना नंबर डबल करेगा, डीएनए सिंथेसिस होगी, वो होगी एस फेज में। तो इसको हम इनिशिएशन को जो हमने डिवाइड करना है, इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं टू डिफरेंट पार्ट में। वन पार्ट इज लाइक यू कैन से के लोडिंग, है ना, कि लोडिंग ऑफ प्रोटीन दैट आर रिक्वायर्ड, है ना। अब लोडिंग ऑफ प्रोटीन में मेन आया था हमारे पास कौन सा? हेलिकेज। ओके, डीएनए हेलिकेज, जो इस केस में यूकैरियोटिक केस में हम पढ़ेंगे MCM 227 कॉम्प्लेक्स। और ये आ गया हमारे पास इनिशिएशन में लोडिंग वाला। फिर हमने एक्टिवेशन में दूसरा फेज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्टिवेशन में। एक्टिवेशन किसकी? एक्टिवेशन ऑफ हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज यहाँ पे क्या है? वही M227 कॉम्प्लेक्स। तो एक्टिवेशन अलग फेज है और ये लोडिंग अलग फेज है। तो जो लोडिंग होनी है ये होनी है G1 फेज में। कब होनी है? G1 फेज में। ओके, जो ये फेज है इसमें क्या होगा? हेलिकेज लोड होगा, हेलिकेज लोडिंग। ओके, डन इन G1 फेज। और जो सिंथेसिस होनी है वो होनी एस फेज में, यानी एक्टिवेशन। एक्टिवेशन होगी वो होगी हमारे पास एस फेज में। ओके, चलो अब चलते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। अब देखो, समझो ध्यान से कि जो एक्टिवेशन होगी इसमें ओके, चलो। अच्छा, जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है ना, उसमें क्या है? मल्टीपल रेप्लिकेशन ओरिजिन है। लेकिन जैसे प्रोकैरियोटिक केस में पढ़ा कि हमने बोला कि यहाँ पे एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जो कि फुल क्रोमोसोम या फुल डीएनए को रेप्लिकेट करा देगा। अब वन ओरिजिन है कितने? 3 to 300 kb ऑफ लॉन्ग ऑफ डीएनए, उसके लिए वन ओरिजिन है। जैसे मैं मान लो, मैं इसको डिवाइड कर दूं, मान लो कि ये डीएनए है, ठीक है, इसको हमने क्या किया? डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर लिया। मैंने बोला कि ये जो है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। कौन सा कलर लें? रेड कलर लेते हैं। ओके, तो मैंने बोला कि ये फेज अलग है, ये सेगमेंट अलग है, ये सेगमेंट अलग है। तो मैंने बोला अच्छा, ये मान लो कि 300 kb का सेगमेंट है, ये मान लो 250 kb का सेगमेंट है। ये जस्ट फॉर द इलस्ट्रेशन, जस्ट समझने के लिए। ये 150 kb का सेगमेंट है। तो मैंने बोला कि इन सेगमेंट्स के अलग अलग क्या है? अलग अलग ओरिजिन है, ठीक है। अब मैंने बोला अच्छा, कि एक इसके लिए यहाँ पे है इसका ओरिजिन, ठीक है, इस सीक्वेंस के लिए यहाँ पे है ओरिजिन, ठीक है, इस सेगमेंट के लिए ओरिजिन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये है अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग ओरिजिन। और ये क्या है? यहाँ पे तो मैंने 3 ही शो किए हैं, लेकिन ये नंबर इनका काफी ज्यादा होता है, ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर एक्टिवेशन हो रही है एक ओरिजिन की, तो एक्टिवेशन साइमल्टेनियसली सभी ओरिजिन की होनी चाहिए, ठीक है। सो क्लस्टर ऑफ 20 to 80 एडजेसेंट रेप्लिकॉन, यानी डीएनए सेगमेंट दैट सर्व एज ओरिजिन आर एक्टिवेटेड साइमल्टेनियसली। ओके, आई विश के समझ आ गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब जैसे मैंने आपको बोला कि जो रेप्लिकेशन होनी है ना, इनिशिएशन के केस में, मतलब रेप्लिकेशन इनिशिएशन फेज, तो हमने बोला कि क्या होगा? पहले लोडिंग होगी। किसकी लोडिंग होनी है? हेलिकेज की। हेलिकेज क्या करेगा? डीएनए को ओपन करेगा। वो कहाँ पे होगी? वो होगी G1 फेज में, ठीक है। तो G1 फेज में जब लोडिंग हो रही है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्टिवेशन नहीं, लोडिंग हो रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स के। जिस डीएनए में, मान लो ये डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसमें क्या हुआ कि हेलिकेज लोड कर गया आपके पास, ये लोड कर गया हेलिकेज। सपोज ये हेलिकेज लोड कर गया। ओके, तो इसको हम बोलेंगे प्री RC कॉम्प्लेक्स, बट एक्टिवेशन होगी एस फेज में, ठीक है। सो असेंबली ऑफ हेलिकेज एट ईच रेप्लिकॉन विल बी डन एट G1 फेज एंड लाइसेंसिंग। अच्छा, यहाँ पे लाइसेंसिंग का मतलब ये आता है
कि एक टाइम पे सेल साइकिल मतलब सिंगल सेल साइकिल में जो रेप्लिकेशन होनी है वो एक ही बारी हो, उसके लिए जो असेंबली होनी है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो प्री आरसी कॉम्प्लेक्स में हो जाए। ठीक है, ये हम एक देखेंगे भी लाइसेंसिंग कैसे होती है, उसके लिए कुछ प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो प्री आरसी कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड, जैसे मैंने भी बोला कि वो एस फेज में ही एक्टिवेट होगी। दिस टेम्पोरस सेपरेशन, सेपरेशन मतलब जैसे हमने बोला कि ये G1 फेज हो गया, ये S फेज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे लोडिंग हो रही है, किसकी लोडिंग हो रही है, हेलिकेज की, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, एक्टिवेशन हो रही है। ठीक है, अब ये जो सेपरेशन है प्री आरसी असेंबली एंड ओरिजिन एक्टिवेशन, ये इंश्योर करता है कि जो न्यू पीआरसी कॉम्प्लेक्स है असेंबल ऑन द ओरिजिन that is already fired कि ना हो कि the temporal separation of the pre-RC assembly and the origin activation that a new RC cannot assemble, कि जब एक origin से replication start हो चुकी है तो क्या वो दोबारा से एक्टिवेशन ना हो। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। ठीक है जी। अब देखो प्री आरसी कॉम्प्लेक्स बनता कैसे। अब सबसे पहले याद रखना कि ओरिजिन, ठीक है, इसमें हमने क्या करानी है, लोडिंग किसकी, हेलिकेज की। तो जो हेलिकेज है ये डायरेक्ट जो है लोड नहीं होगा, इट विल नॉट गोइंग टू बी डायरेक्टली लोडेड ऑन टू द डीएनए एट स्पेसिफिक पोर्शन दैट वी कॉल ओरिजिन, वो लोड नहीं होगा। तो लोड कराने के लिए क्या चाहिए, सपोज कि यहाँ पे ओरिजिन ले लिया मैंने, तो ये डायरेक्ट लोड नहीं होगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हेलिकेज विल नॉट डायरेक्टली लोडेड ऑन द ओरिजिन। तो क्या कुछ मीडिएटर्स आएंगे जिसको हम बोलेंगे लोडिंग हेलिकेज लोडिंग प्रोटीन। अब इस हेलिकेज लोडिंग प्रोटीन भी डायरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आएगा ओआरसी कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले जो यहाँ बाइंड करेगा रेप्लिकॉन में, दैट इज ORC along with the ATP. So O origin recognizing complex binded with the ATP will loaded on the origin first, and then this ORC will be recognized by CDC6 एंड CDT1 कॉम्प्लेक्स। होता है कि ना, मान लो कि यहाँ पे पार्टी चल रही है ना, लेकिन पार्टी में आपको इनविटेशन नहीं है, लेकिन आपके फ्रेंड है एक, उसको इनविटेशन दिया हुआ है। ठीक है जी, तो आप क्या करते हो, यू कैन गो अलोंग विद योर फ्रेंड। तो बिकॉज हियर जो जो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है वो किसको रिकॉग्नाइज करता है, इसको रिकॉग्नाइज करता है। तो ये क्या करेगा, आप इसको जानते हो, है ना, तो आप क्या करोगे, आप पहले ये जाएगा फिर आप जाओगे, है ना। तो क्या हुआ, ये हो गया कि फर्स्ट वन शुड बी मतलब प्रेजेंट दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। तो यहाँ पे वो काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है ओरिजिन रिकॉग्नाइजिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि एटीपी से बाउंडेड है। वो हेलिके वो क्या करेगा, वो बाइंड करेगा ओरिजिन पे, उसको फिर दो प्रोटीन रिकॉग्नाइज करेंगे जिसको हम बोलते हैं लोडर, है ना, हेलिकेज लोडिंग प्रोटीन। वो क्या है, CDC6 और CDT1। अब जब ये प्रोटीन लोड हो गए CDC6 एंड CDT1, तो उसके बाद क्या होगा, MCM लोड होगा। यहाँ पे मैंने बताया कि जो हेलिकेज है वो MCM227 है, दैट एक्ट एज अ हेलिकेज। ठीक है जी, इसकी दो कॉपीज अपलोड होंगी। अब पढ़ते हैं इसको थोड़ा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने बोला, ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये ओरिजिन रिकॉग्नाइज कॉम्प्लेक्स जो एटीपी से बाइंडेड है। फिर इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, CDC6, ये भी एटीपी से बाइंडेड होगा। ठीक है, अब ये जो CDT1 है, इट विल कैरीज अ, क्या करेगा, ये हेलिकेज लेके आएगा। अब ये क्या हुआ, एक हेलिकेज ये लेके आया, तो यहाँ पे वन मैं इसको बोल देता हूँ, तो वन ये लेके आया, तो सेकंड यूनिट सेकंड CDT1 ये इसको लेके आया। तो हमने बोला था ना कि 2 MCM प्रोटीन विल बी लोडेड, तो एक जो है ये लेके आ रहा है, सेकंड ये वाला लेके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमने बोला कि जो CDC6 है, ठीक है, ये किससे लोडेड है, ये एटीपी से बाइंडेड है। ये देख रहे हो यहाँ पे, ये एटीपी किसका है, ये एटीपी CDC6 का। ठीक है, जब ये एडीपी हाइड्रोलाइज हुआ किसमें, एडीपी में, और प्लस वन फॉस्फेट बॉन्ड रिलीज हो गया। ठीक है, जब ये एडीपी रिलीज हुआ तो क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ, जैसे ये एडीपी कन्वर्ट एटीपी कन्वर्ट एडीपी, तो इसकी एफिनिटी लूज हो गई, इट लूज इट्स एफिनिटी फॉर द डीएनए, स्पेसिफिकली द ओआरसी। जब लूज हो गया तो क्या होगा, रिलीज हो गया। जब ये रिलीज हो गया, वंस इट इज बीइंग रिलीज, दिस CDT is once also released, and this MCM227 protein, the MCM227, that is an helicase, will be loaded onto the double stranded। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये
कि जो MCM 227 है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए का है उस पे लोड होगा, है ना, डबल होगा। लेकिन अगर इसको अगर देखो, ये है डीएनए का स्टैंड, ठीक है, इसमें क्या हुआ, डबल डबल स्टैंडर्ड पे लोड हो रहा है। और इसको एक्चुअली चाहिए कि इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने के इसको सिंगल स्टैंडर्ड में होना चाहिए। लेकिन जब G1 फेज में लोडिंग होनी है तो एक्टिवेशन नहीं होनी है, समझ रहे हो। जब ये एक्टिवेट होगा ना MCM2 प्रोटीन, तो ये जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड में। अभी तो ये डबल स्टैंडर्ड पे ऊपर ही लोड हो रखा है, ये देखो डबल स्टैंडर्ड पे लोड हो रखा है डीएनए। लेकिन जब इसकी एक्टिवेशन होगी तो क्या होगा, वो एस फेज में जाएगा और वो सिंगल स्टैंडर्ड पे बाइंडेड हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ये बन गया हमारे पास। लेकिन अब इसकी एक्टिवेशन कैसे होगी, एक्टिवेशन होगी एस फेज में, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सो helicase are loaded during G1 phase, only activated and bounded DNA and initiate replication, वही मैंने बोला, जब वो पास करेगा G1 phase to S phase। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि इरेजर से इसको रेज कर देते हैं। देखो, लोडिंग और एक्टिवेशन अलग है। लोडिंग होगी G1 फेज में, मैं बहुत इस पे प्रेशर कर रहा हूं कि लोडिंग होगी G1 फेज में, एक्टिवेशन होगी S1 फेज में। लोडिंग किसकी होनी है, हेलिकेज की होनी है। तो फर्स्ट प्रोटीन दैट बाइंड करेगा दैट इज ओआरसी कॉम्प्लेक्स। ओआरसी कॉम्प्लेक्स बाइंड किया रेप्लिकॉन में, फिर इसको CDC6 बाइंड किया, ये भी एटीपी से लिंक्ड हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो CDC6 को CDT1 रिकॉग्नाइज किया, और ये CDT1 क्या कर रहा है, ये लेके आ रहा है MCM, और कितनी यूनिट आ रहे हैं, 2 यूनिट, है ना, ये 1 यूनिट ये रहा, सेकंड यूनिट ये रहा यहाँ पे। फिर क्या हुआ, एटीपी हाइड्रोलाइज हुआ, किसका एटीपी हाइड्रोलाइज हुआ, CDC6 का। जैसे ही हाइड्रोलाइज हुआ तो ये लूज करके एफिनिटी फॉर द ओरिजिन के लिए, तो ये भी, ये दोनों हो गए रिलीज। और जो MCM था वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे क्वाइल हो गया, और ये इट लोडेड ऑन द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, नॉट द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, तो ये होगी प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब इसकी एक्टिवेशन कैसे होनी, देखो, एक्टिवेशन होगी एस फेज में। ठीक है, जैसे ये एस फेज में पहुंचेगा, अगेन देयर आर 2 प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो लाइसेंसिंग के लिए मैंने बोला, ध्यान से समझना इसको। ये जो 2 प्रोटीन है, CDC6 एंड DDT6, इनका जो लेवल है, मतलब जो इनका कंसंट्रेशन है या फिर जो सेल में इनकी अमाउंट है, वो तब इंक्रीज होगी जब सेल में वो S1 फेज में आएंगे। मतलब जब सेल रीच करेगा S फेज में, तो जो ये CDK और DDK इनका लेवल इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ये MCM को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, अब ये देखो, जो DDK है, DNA डिपेंडेंट काइनेज, है ना, और ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, जहां पे काइनेज शब्द का यूज कर दिया, जब मतलब काइनेज का यूज कर लिया, इसका मतलब ये क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगा टारगेट पे। अब यहाँ पे जो है DDK का जो टारगेट है वो है MCM 227 कॉम्प्लेक्स, जो कि हेलिकेज है, इसने इसको फॉस्फोलेट किया। और जो CDK है, ये क्या करेगा, ये 2 प्रोटीन को, दैट इज SID2 एंड SID3, ये वाले प्रोटीन, इनको क्या करेगा, ये फॉस्फोराइलेट करेगा। अब ये जो दोनों प्रोटीन है, SID1 SID2, ये अलोंग विद द DPD11, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये रिक्रूट करेंगे पॉलीमरेज एप्सिलॉन, GINS एंड CDC45। ठीक है जी, अब यहाँ पे समझने वाली चीज है कि जैसे ही ये फॉस्फोराइलेट हुए, आप देख रहे हैं यहाँ पे PP ग्रुप लगा हुआ, ये फॉस्फोराइलेट हुए, तो ये जो MCM है ये क्या हो गया, ये एक्टिव हो जाए। ठीक है, अब कैसे एक्टिव होगा, कि जैसे फॉस्फोलेट हुए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोड किए GINS और CDC45, उसके बाद ये हो गया रिलीज, क्या होगा, ये रिलीज। ठीक है, रिलीज होंगे तो ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने हेल्प किया, दिस SID2 और SID3 प्रोटीन ने हेल्प किया किसको, रिक्रूटमेंट GINS और CDC45, तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम CMG बोल देते हैं। CMG मतलब CDC45 और MCM 227 और GINS प्रोटीन। तो ये जब कॉम्प्लेक्स बना, इन्होंने क्या किया, दिस कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट, दिस वी आल्सो कॉल्ड हेलिकेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। अब जब एक्टिवेट हो गया तो आप देखोगे ना, यहाँ पे जो है डीएनए जी, ये एक सिंगल स्टैंड पे लोडेड हो गया, यहाँ पे जो ये MCM था ये सिंगल स्टैंड पे लोड हो गया। ओके, ये सिंगल स्टैंड पे लोड हो गया, पहले क्या था, डबल स्टैंडर्ड पे लोड था। जैसे ही ये क्या हुआ,
एक्टिवेटिंग प्रोटीन आई, हेलिकेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, जो कि CDC45 और GNS है, ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं MCM के साथ, जिसको हमने बोल दिया CMG कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये लोड हो गए और लोड हुए सिंगल स्टैंड पे, ये कहाँ पे चले गए, सिंगल स्टैंड पे, और इन्होंने क्या कर दिया, अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी। उसके बाद ये पॉल डेल्टा और अल्फा, पॉलीमरेज अल्फा along with the primase, they will come and they will start the, you can say, synthesis। इसमें जो बात ध्यान देने वाली है वो ये कि जो एप्सिलॉन है ये करता है लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसिस, जो डीएनए पॉलीमरेज है ये करता है लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसिस। ओके, और जो एप्सिलॉन है ना, यहाँ पे देखो होगा आपने, जो ये पॉलीमरेज एप्सिलॉन है, आई गेस कि इट इज कॉल्ड एप्सिलॉन। सो ये वाला जो पॉलीमरेज है, ये वाला, ये जो है ये, और पहले से डबल स्टैंडर्ड पे लोड हो गया, लेकिन जो ये वाला पॉलीमरेज है ये सिंगल स्टैंडर्ड पे लोड होगा। ओके, अच्छा, तो हमने भी बात की थी यहाँ पे कि कैसे लाइसेंसिंग होती है, कैसे एक टाइम पे हम बोल रहे हैं कि एक सेल साइकिल में डीएनए जो है एक ही बार रेप्लिकेट करे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि कुछ यहाँ पे आता है, दैट इज CDK साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेज। अब ये कंट्रोल करता है रेप्लिकेशन की सेल साइकिल जो है एक टाइम पे ही, मतलब वन रेप्लिकेशन इन वन साइकिल। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, अगर आप देखोगे कि जीवन फेज में क्या है कि इसका लेवल लो है, नो हेलिकेज एक्टिवेशन। हेलिकेज एक्टिवेशन कब होगी, जब इन्होंने बोला था कि MCM प्रोटीन डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंड में मतलब उसको लोड होगा। ठीक है, और वो लोडिंग कैसे होगी, CDK। ओके, अब ये CDK क्या कर रहा है, एक्टिवेशन कर रहा है SID1 और SID2 को। तो इसके लिए जो CDK1 चाहिए, CDK चाहिए, इसका लेवल क्या है, इसका लेवल हाई है कब, जब S फेज में, और जीवन फेज में क्या, इसका लेवल वेरी लो। तो क्या होगा, जब लेवल हाई है तभी एक्टिवेट होगा ना। अब एक्टिवेट कब होगा, जब इसका लेवल हाई है। अब लेवल हाई कहाँ पे, S फेज में। ओके, तो आई विश कि आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो हम पढ़ेंगे इलोंगेशन फेज इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच।